दोस्तों हाल ही में मैंने नन्ना थान केस कोडू नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रितेश पोडुवाल जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल से चोर से, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा केस दाखिल हो जाता है जिसने उसकी चोरी भी नहीं की थी। अब जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, आगे जाकर ये एक बहुत ही सीरियस मैटर बन जाता है। इस चोर का केस MLA, विधायक इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस चोर की कहानी में जिसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। तो सच में दोस्तों इस मूवी का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम दो चोरों को देखते हैं जो कि पुलिस से छुप रहे थे। पुलिस एक जगह से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालती है और उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में उन लोगों को दो आदमी दिखाई देते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी रोककर उनसे पूछती है कि ये तुम लोग क्या सामान लेकर जा रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं साहब, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस कहती है कि कुछ नहीं तो हमें देखने दो। तो वो दोनों ठीक है ऐसा कहकर पुलिस के हाथ में वो सामान थमा देते हैं और तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। तो पुलिस को पक्का उन लोगों के ऊपर शक हो जाता है और वो उन चोरों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों चोर नदी में कूदकर वहाँ से भागने लगते हैं, मतलब कि पुलिस से बचने में कामयाब हो जाते हैं। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों चोर नदी को पार करके किसी के घर में आकर सो जाते हैं। सुबह सुबह वहाँ के लोग उठते हैं तो उन लोगों को उनके बारे में पूछते हैं। अब उनमें से एक का नाम होता है राजीवन और दूसरे का नाम होता है रविंद्र। राजीवन झूठ कहता है कि हम लोग इस गांव में कुछ काम ढूंढने के लिए आए हैं। तो अब ठीक है ऐसा कहकर वहाँ के गांव वाले उन्हें कुआं खोदने के काम में शामिल कर लेते हैं। राजीवन यहाँ पर बहुत ही हंसी खुशी से काम करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वक्त 2016 का चल रहा है। अब इस घर में राजीवन की मुलाकात देवी नाम की एक लड़की से होती है और धीरे धीरे राजीवन उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद वो चोरी करने का काम भी छोड़ देता है। यहाँ पर वो दिन भर कुआं बनाने का काम करता और रात में देवी और उसके पिताजी का ख्याल रखता। इसी तरह सब कुछ महीने बीत जाते हैं और दोस्तों राजीवन का नेचर देखकर देवी भी उसको पसंद करने लगती है। उसके बाद क्या था, राजीवन देवी के घर पर ही उसके साथ रहने लगता है। मतलब कि अभी तक उन दोनों की शादी नहीं होती बल्कि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और इसी तरह से अब 2 साल बीत जाते हैं। खैर अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐसे एक रात उस गांव में एक फेस्टिवल होता है और राजीवन को तो नाचने और गाने का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए वो रात को घर से जाते वक्त देवी से कहता है कि मैं कल सुबह तक घर पर आ जाऊंगा, तुम सो जाना। देवी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम फेस्टिवल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत ही जोरों शोरों से एंजॉय भी कर रहे होते हैं। यहाँ फेस्टिवल में हम स्टेज की तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मधुर संगीत गा रहे थे और ये प्रोग्राम देखने के लिए वहाँ का MLA कन्नन साहब भी वहाँ पर आया होता है। इसी बीच हम राजीवन को देखते हैं जो गाने को एंजॉय करते हुए डांस करने लगता है। लेकिन दोस्तों इस फंक्शन में पुलिस भी आई हुई थी। यहाँ पर पुलिस जब राजीवन को देखती है तो उन्हें राजीवन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे हमने कहीं देखा है। दरअसल दोस्तों इस घटना को 2 साल बीत चुके थे, मतलब कि 2016 में राजीवन चोरी किया करता था, लेकिन अब 2018 चल रहा है और करीब करीब 2 साल राजीवन ने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो इस गांव में रहकर ईमानदारी से अपना काम करते हुए अपनी रोजी रोटी चला रहा होता है। लेकिन अब पुलिस को राजीवन के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए अब राजीवन भी वहाँ से जाने लगता है। अब उसके बाद हम देखते हैं MLA कन्नन और उसके दो साथी ये लोग भी फंक्शन को अटेंड करने के बाद MLA के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर MLA अपने उन दो आदमियों से कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह नाश्ता करके चले जाना। तो वो दोनों भी उसके घर पर रुक जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों टीवी देखने के लिए उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें घर के बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। ये लोग CCTV में देखते हैं कि कोई आदमी दीवार कूदकर अंदर आ गया है और कुत्ते उसके पास जाकर उसे भौंक रहे हैं। अब यहाँ पर MLA और उसकी पत्नी यहाँ का शोर शराबा सुनकर तुरंत ही जाग जाते हैं। अब उस आदमी को चोर समझकर पकड़ा जाता है और तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तुरंत ही MLA के घर पर पहुंचती है जहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं है बल्कि राजीवन ही होता है जिसके पैर पर अब कुत्तों ने काट लिया था और यहाँ पर लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ भी रखा था। अब यहाँ पर पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है तो MLA का PA और उसका साथी बताता है कि साहब हम यहाँ पर घर में टीवी देखने वाले थे कि तभी हमने देखा कि आदमी दीवार कूदकर यहाँ पर अंदर आ गया है। हमें लगा कि ये चोरी करने के इरादे से यहाँ पर आया होगा, इसलिए हमने इसे तुरंत ही पकड़ लिया।
फिर पुलिस एमएलए और उसके वाइफ से पूछताछ करती है कि क्या आपके घर से कुछ सामान चोरी हुआ है। एमएलए की वाइफ बताती है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पुलिस राजीवन को पकड़ती है और लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है। उसमें से श्रीकांत नाम का एक आदमी कहता है कि अरे वाह, हमने इस चोर को पकड़ा है और आप लोग हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। तभी एक कांस्टेबल को श्रीकांत के ऊपर गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि अबे चल निकल यहाँ से, ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये श्रीकांत भी कुछ कम नहीं था, वो भी उस कांस्टेबल को थप्पड़ लगा देता है। फिर क्या था, उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस श्रीकांत और राजीवन को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब उसके अगली सुबह राजीवन को हॉस्पिटल ले जाकर उसके पैर पर मलहम पट्टी की जाती है, क्योंकि कुत्तों के काटने की वजह से उसका पैर बहुत ही जख्मी हो गया था। और अब उसके बाद राजीवन को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब यहाँ पर जज साहब राजीवन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहते हैं। कांस्टेबल डिटेल में सब कुछ घटना बताने लगता है, लेकिन तभी जज साहब वकील से कहते हैं कि सीधा सीधा मुद्दा यहाँ पर क्या है, ये बताइए। वकील बताता है कि जज साहब, इस आदमी ने विधायक के घर पर चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी राजीवन कहता है कि साहब, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। एमएलए के घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है और ना ही मेरे पास कोई भी हथियार पाए गए हैं। मैंने बस अपनी आत्मरक्षा के लिए वहाँ के कुत्तों से थोड़ी बहुत फाइटिंग की थी। प्लीज जज साहब, मुझे जमानत दे दीजिए। अब राजीवन के ऊपर जो आरोप लगे थे वो अभी तक साबित नहीं हुए थे, लेकिन जज साहब उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें किस बात के लिए जमानत दी जाए। राजीवन कहता है कि सर, मेरी होने वाली पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी और उसके पिताजी की देखभाल करने के लिए मुझे जमानत चाहिए। और यहाँ पर राजीवन एक और बात भी बताता है कि उस रात मैं जानबूझकर उस दीवार से नहीं कूदा था। मैं वहाँ पर पेशाब कर रहा था तो पीछे से एक तेजी से ऑटो वाला मेरी तरफ आ गया और वो मुझसे टकराने वाला था, लेकिन तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैं उस दीवार से कूद गया और उसके बाद कुत्तों ने मुझे काट लिया और यहाँ पर ये लोग मुझे चोर समझकर पकड़ कर आए हैं। उस रिक्शा के ऊपर लिखा हुआ था लालसा भरी आंखों से और उसका साइड मिरर भी टूटा हुआ था। प्लीज जज साहब, आप उस रिक्शा के बारे में जांच पड़ताल करने की ऑर्डर दीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो राजीवन की बातें सुनने के बाद जज साहब उसे कुछ दिन की जमानत दे देते हैं और पुलिस से उस रिक्शा वाले के बारे में पता करने के लिए कहते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। अब उसके बाद कांस्टेबल राकेश और राजवन उस ऑटो वाले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक स्टैंड के पास आकर रिक्शा वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो राजवन कांस्टेबल राकेश से कहता है कि सर, वो शहर वाली ऑटो थी, मतलब कि ऐसी ऑटो स्टेशन पर नहीं रुकती बल्कि वो घूमती रहती है। फिर वहां से राजवन अपनी प्रेमिका देवी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन देवी तो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। उसने राजवन को उस दिन फेस्टिवल जाने के लिए मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी राजवन ने उसकी बात मानते हुए फेस्टिवल में गया था और इसी वजह से आज उसके ऊपर एमएलए के घर पर चोरी करने का आरोप लगा हुआ है। अब वहां से राजवन गाँव में कुछ काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसके पैर पर लगी हुई चोट देखकर उसे कोई भी काम नहीं देता, इसलिए राजवन उस रिक्शा को ढूंढने में लग जाता है और फाइनली उससे वो ऑटो वाला मिल ही जाता है। इस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है शाजी। राजीवन उसे पकड़ता है और पूछता है कि शाजी, क्या फेस्टिवल की रात को तुमने मेरा एमएलए के घर के पास एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी? शाजी कहता है कि नहीं, वो रिक्शा मेरी ही थी, लेकिन मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए राजीवन उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ पर शाजी पुलिस वालों को बताता है कि साहब, इस हादसे में मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो उस वक्त मेरे ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया था। दरअसल हुआ यह था कि पीछे से किसी ट्रक ने मेरे ऑटो को ठोक दिया, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी ऑटो राजवन की तरफ मुड़ गई। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब ये बात सुनकर सारे पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक और गाड़ी, मतलब कि ये केस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। इस तरह से अब ये केस धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन राजवन को तो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को मिटाना था, इसलिए वो 2-4 दिन तक ये घटना हुई थी वहाँ के आसपास के रास्ते पर जाकर निगरानी रखने लगता है, ताकि उस ट्रक के बारे में पता किया जा सके। अब बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार आधी रात को उसे वो ट्रक वहाँ पर दिख ही जाता है जो उस रास्ते से गुजर रहा था। अब उसके अगले दिन हम कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर बाकी लोगों की सुनवाई भी की जा रही थी। तभी राजीवन बीच में उठकर कहता है कि जज साहब, प्लीज आप मेरे केस के ऊपर भी गौर कीजिए। ऊपर वाला जो काम नहीं कर सकता, इसलिए आप यहाँ कोर्ट में बैठे हुए हैं। आपके पास न्याय दिलाने की बहुत बड़ी पावर है। अब थोड़ी बहुत जज साहब की तारीफ करने के बाद जज साहब राजीवन की पूरी बात सुनते हैं और राजीवन के केस को जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। राजीवन कोर्ट में बताता है कि एमएलए के घर के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस रास्ते से जाते वक्त एक साइकिल वाला उस गड्ढे में गिर गया था। तभी उसके पीछे एक दूध वाला ट्रक जा रहा था और उसने ऑटो को ठोक दिया, जिसकी वजह से वो ऑटो मेरी तरफ आ गई। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस दीवार से कूदकर एमएलए के घर के अंदर जंप कर दिया और उसके बाद उन कुत्तों ने मुझे काट लिया और अब यहाँ पर मुझे चोरी के आरोप में पकड़ कर लाया गया है।
अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद जज साहब उसे कहते हैं कि लेकिन राजीवन, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या इसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है? और आखिरकार तुम ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है किसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये केस चल रहा है? राजीवन कहता है कि ये सारा मामला उस गड्ढे की वजह से हो रहा है, इसलिए सर वो रास्ता बनाने के लिए जितने भी लोग शामिल हैं, उन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। जज साहब उसे कहते हैं कि लेकिन तुम इस मामले को साबित कैसे करोगे? पुलिस के पास भी इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या यह सब कुछ देखते हुए मैं इस केस को खारिज कर दूं? राजीवन कहता है कि नहीं जज साहब, मैं सबूत लेकर आऊंगा, आप इस केस को बंद मत कीजिए। अब उसके अगले ही दिन एमएलए की पत्नी राजीवन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती है कि राजीवन ने उस रात हमारे घर से एक बैग 1 लाख रुपए और मैंने लिखी हुई कुछ कविताओं की किताबें चुरा ली है। यहाँ इस तरफ रात को गंगाधर नाम का एक वकील, जो कि राजीवन का पुराना दोस्त होता है, वो उसकी मदद करने के लिए राजीवन के घर पर आता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और राजीवन को बताती है कि तुम्हारे ऊपर एमएलए की पत्नी ने चोरी का इल्जाम लगाया है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। वकील गंगाधर पुलिस से पूछता है कि क्या आपके पास राजीवन के खिलाफ अरेस्ट वारंट है? तभी कांस्टेबल कहता है कि नहीं है। तो फिर गंगाधर कहता है कि आप राजीवन को नहीं ले जा सकते, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट कर दूंगा। तो पुलिस को चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। अब उसके अगले दिन वकील गंगाधर जज से कहता है कि सर आप उस रात का सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। उस रात राजीवन को कुत्तों ने काट लिया था और फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया, फिर वो अंदर जाकर चोरी कब करेगा? तो दूसरा एमएलए का वकील कहता है कि जज साहब, अगर ऐसी बात है तो राजीवन के घर की तलाशी ली जाए। तो कोर्ट यहाँ पर पुलिस को तलाशी के आदेश दे देता है। अब उसके बाद राजीवन जज साहब के सामने विधायक मंत्री के खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है। वो कहता है कि इस शहर में बने हुए रोड पर कुछ महीने पहले गड्ढों की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई थी और ये मामला भी उसी तरह का है। अगर वो गड्ढा उस रास्ते पर नहीं होता तो ये केस भी नहीं होता और मैं इस चोरी के मामले में नहीं फंसता। इसलिए वो रास्ता ठीक से बनाने का काम मंत्री जी का है और अगर उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है तो वही असली गुनहगार है। जज साहब उसे कहते हैं कि अब क्या तुम मंत्री केपी प्रेमम के खिलाफ कंप्लेंट करोगे? तो इसके पहले तुम्हें कैबिनेट से परमिशन हासिल करनी होगी। जिस पर राजीवन कहता है कि सर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करते वक्त किसी को कुछ भी पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर वो मंत्री है तो उनके खिलाफ केस करने के लिए हमें कैबिनेट से परमिशन मांगनी होगी। सर आप ही बताइए ये कहाँ का न्याय है? जज साहब कहते हैं कि यही रूल्स और रेगुलेशन है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए अब तुम्हें कैबिनेट से परमिशन लानी होगी, तभी तुम्हारी कंप्लेंट ली जाएगी। इसलिए अब दोस्तों उसके अगले ही दिन राजीवन मुख्यमंत्री साहिबा के पुराने घर के पास जाता है ताकि उनसे परमिशन मांग सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि मंत्री साहिबा तो यहाँ नहीं रहती, वो शहर में रहती है। यहाँ पर उनका एक रिश्तेदार मतलब कि एक लड़का रहता है। इस लड़के का नाम होता है विजय। राजीवन उसे कहता है कि मुझे मंत्री साहिबा से बात करनी है, मुझे उनसे बहुत ही जरूरी काम है। तो विजय उसे शहर जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर आपका काम नहीं हो सकता। लेकिन बेचारा राजीवन रात भर वहीं पर बैठा रहता है। अब उस लड़के को उसके ऊपर दया आती है, इसलिए वो मुख्यमंत्री साहिबा से वीडियो कॉल पर उससे बात करवाता है। अब यहाँ पर राजीवन मुख्यमंत्री साहिबा को अपनी सारी समस्या बताता है कि शहर में जितने भी गड्ढे हैं उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी है। इसलिए मंत्री केपी प्रेमम के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। अब मुख्यमंत्री साहिबा इसके बारे में थोड़ा सोचती है और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर ये रोड बनाते वक्त कुछ करप्शन हुआ होगा। इसलिए मुख्यमंत्री साहिबा इस केस को आगे बढ़ाने की परमिशन दे देती है। अब उसके अगले दिन कोर्ट में एमएलए की पत्नी राजीवन के खिलाफ बयान देती है कि राजीवन हमारे घर पर चोरी करने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजीवन एमएलए की पत्नी से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है और वो अपनी बातों में उसे उलझा देता है। ऐसा करने से सच सामने आ जाता है कि एमएलए की पत्नी झूठ मूठ के आरोप राजीवन के ऊपर लगा रही थी ताकि वो उसे फंसा सके। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एमएलए और विधायक मंत्री के बीच में एक मीटिंग होती है। यहाँ पर विधायक मंत्री केपी प्रेमम एमएलए से पूछता है कि क्या तुम मेरी कुर्सी हड़पने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? अगर ये राजीवन का मामला और ज्यादा बढ़ गया तो मेरी सीट खतरे में आ जाएगी। बताओ क्या तुम्हारा ही कोई प्लान है मुझे फंसाने का? एमएलए कहता है कि नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस केस को जल्दी से निपटा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब उसके अगले दिन ऑटो ड्राइवर शाजी को कोर्ट में पेश किया जाता है। शाजी बताता है कि उस रात में 20 से 30 स्पीड से ऑटो चला रहा था, लेकिन पीछे से एक ट्रक ने मुझे ठोक दिया और उसके बाद राजीवन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। अब उसके बाद क्रॉस एग्जामिन करते वक्त एमएलए का वकील उसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने पहले ही प्लान करके यहाँ पर बोल रहे हो। दरअसल जज साहब, शाजी के ऑटो में उस रात और भी कोई व्यक्ति शामिल था और इन तीनों ने मिलकर ही एमएलए के घर पर चोरी करने का प्लान बनाया था, जिसमें कि राजीवन कुत्तों की वजह से पकड़ा गया और कोई बात नहीं है, राजीवन को सजा देकर ये मामला यहीं पर निपटा दिया जाए। लेकिन अब राजीवन कहता है कि ऐसी बात है तो हम उस तीसरे व्यक्ति को कोर्ट में लेकर आएंगे।
अब उसके बाद हम वकील के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर राजीवन शाजी को ले जा रहा होता है। लेकिन अब शाजी इस कोर्ट के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब यहाँ पर शाजी की गर्लफ्रेंड मधु उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात ऑटो में शाजी के साथ मधु ही थी। तो राजीवन मधु को कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए कहता है, कोर्ट में आकर उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो बताने के लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। अब वहाँ पर देवी भी होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो उसे अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सोचकर गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, ताकि राजीवन चोरी के आरोप से बाइज्जत बरी हो जाए। तो अब शाजी भी उसे गवाही देने के लिए कहता है। अब मधु शाजी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो गवाही देने के लिए मान जाती है। अब इसके अगले दिन कोर्ट में वो जज साहब को बताती है कि सर, फेस्टिवल खत्म होने के बाद हम दोनों ऑटो से जा रहे थे। मैं उस वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और उसे आप सबूत के तौर पर देख सकते हो। हम ऑटो से 20 से 30 की स्पीड पर ही जा रहे थे, लेकिन पीछे से एक ट्रक ने हमें ठोक दिया और उसके बाद ही हमारा बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो ऑटो राजीवन की तरफ गई थी और उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब यहाँ पर वीडियो में जज साहब साफ साफ देखते हैं कि मधु और शाजी एक साथ ऑटो में जा रहे थे और पीछे से उनके ऑटो को किसी ने ठोक दिया था। इसलिए अब जज साहब उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने का आदेश दे देती है। इसलिए अब उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढकर कोर्ट में पेश किया जाता है। अब दोस्तों, इस ट्रक ड्राइवर का नाम होता है प्रकाश। प्रकाश बताता है कि सर, उस रात में फार्मर से दूध लेने के लिए जा रहा था। दूध सप्लाई करने का मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उस रास्ते पर थोड़ा सा अंधेरा था। अचानक एक साइकिल वाला बंदा मेरे सामने ही गड्ढे में गिर गया। तभी वहाँ पर बुलेट से 2 लड़के भी जा रहे थे। मैं उन लोगों से टकरा ना जाऊँ, इसलिए अचानक मैंने अपने ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरा ट्रक उस रिक्शा को टकरा गया और अब रिक्शा को टकराने की वजह से राजीवन इस केस में फंस गया है। तो राजीवन कहता है कि देखा जज साहब, ये सब कुछ उस गड्ढे की वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता हूँ। अब उसके बाद क्रॉस एग्जामिन करने के लिए एमएलए का वकील प्रकाश से कुछ सवाल जवाब पूछता है और जज को ये भी बताता है कि सर, ये प्रकाश दूध का बिजनेस तो करता है, लेकिन उसके आड़ में 2 नंबर का धंधा भी करता है। मतलब कि जंगल से कुछ ऐसे पदार्थ बनाकर लेकर आता है जो नशीले होते हैं और वो भी लोगों को बेचकर उससे वो पैसे कमाता है। और उस रात ये खुद भी नशे में था, इसलिए हम इसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जज साहब प्रकाश से पूछते हैं कि प्रकाश, क्या ये सब कुछ सच है? और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अब इसी डर में आकर प्रकाश सच बोलता है कि हाँ सर, मैं उस दिन नशे में था। इसलिए अब दोस्तों, कोर्ट प्रकाश की बातों को सच नहीं मानता और राजीवन को कोई दूसरा गवाह पेश करने के लिए कहता है। खैर, अब रात को वकील गंगाधर और राजीवन घर पर बैठकर इसी केस के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी राजीवन को कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो सेंड करता है, जिसमें उस रात उसी रास्ते से बाइक वाले 2 बंदे जा रहे थे और उस बाइक का नंबर साफ साफ उस वीडियो में दिखाई दे रहा था। तो उसके अगले ही दिन ये दोनों उस बाइक वाले लड़के के पास पहुंच जाते हैं और दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि विजय होता है, जिससे राजीवन की पिछली बार मुख्यमंत्री से बात करने के लिए विजय ने मदद की थी। तो राजीवन विजय से कहता है कि प्लीज विजय, तुम कोर्ट में आकर गवाही दे दो। लेकिन विजय कहता है कि मुझे इस मामले में मत घसीटो, इस कोर्ट के केस की वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। उस रात मैंने कुछ नहीं देखा था, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अब राजीवन और गंगाधर वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। अब रात के वक्त राजीवन अपने घर के पास होता है, तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए राजीवन वहाँ से इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर डांस वगैरह चल रहा था। अब डांस की खत्म होने के बाद वो लोग राजीवन को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सैमुअल नाम का एक इंजीनियर जो कि सरकारी ऑफिस पीडब्ल्यूडी में काम करता है, वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और राजीवन को बचा लेता है। अब यहाँ पर राजीवन उसे अपनी सारी बात बताता है। राजीवन की सारी बातें सुनने के बाद सैमुअल उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस मामले में मदद करूंगा। दरअसल दोस्तों, विधायक मंत्री ने रास्ता बनाने का काम इंजीनियर सैमुअल को ही दिया था। अब उसके अगले दिन सैमुअल, राजीवन और गंगाधर ये तीनों ही विजय के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो उसे कोर्ट में ले जा सके। लेकिन यहाँ पर विजय तो अपना पूरा सामान पैक करके कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे जाने ही नहीं देते। तो विजय कहता है कि मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे ऐसा करने के लिए ऊपर से मना किया गया है। अगर मैंने आपकी मदद की तो मेरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त आपकी मदद कर सकता है जो कि उस रात मेरे साथ बाइक पर था। अब ये लोग विजय के दोस्त आकाश को ढूंढकर उसे कोर्ट में पेश करते हैं। यहाँ पर आकाश कोर्ट में बताता है कि सर, उस दिन मैं और मेरे दोस्त ट्रैवल करके लौट रहे थे। अब वहाँ से लौटते वक्त हमने देखा कि एक साइकिल वाला आदमी गड्ढे में गिर गया है और ट्रक वाले आदमी ने अपना ट्रक मोड़ने की वजह से रिक्शा से टकरा गया। उसके बाद हमने उस साइकिल वाले को हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई।
अब यहाँ पर एमएलए का वकील उठकर क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, क्या आकाश तुम पिकनिक से लौटते वक्त नशे में थे? तो उस वक्त आकाश थोड़ा सा ड्रंक होता है और उसने थोड़ा सा नशा भी किया था, इसलिए वो हाँ कहता है। और अब ये बात सुनने के बाद फिर से एमएलए का वकील वही बात कहता है कि आकाश के बयान को भी हम पक्के तौर पर सबूत नहीं मान सकते। लेकिन अब इस बात पर जज साहब भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार विधायक मंत्री प्रेमम को नोटिस भेज दिया था कि जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है तब तक आपको कोर्ट में आना होगा। लेकिन अब तक एक बार भी मंत्री साहब कोर्ट में नहीं आए थे। मंत्री का वकील कहता है कि उनकी पीठ में दर्द है इसलिए वो नहीं आए हैं। लेकिन जज साहब कहते हैं कि हमारे कमर में भी दर्द है, लेकिन हम यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए हैं ना, और बाकी के लोग भी यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए हैं। अब अगर अगली सुनवाई में आपके मंत्री यहाँ पर नहीं आए तो सीधा सीधा उन्हें ही दोषी करार दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो सजा मिलेगी वो उसके खुद ही हकदार होंगे। तो दोस्तों उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि विधायक मंत्री प्रेमन को कोर्ट में आना ही पड़ता है, जिसकी वजह से अब पूरा मीडिया कोर्ट में जमा हो जाता है और एक आम आदमी ने की हुई कंप्लेंट पूरे शहर में फैल जाती है। अब दोस्तों ये केस बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ जाता है। यहाँ आज कोर्ट में पीडब्ल्यू में काम करने वाले इंजीनियर सैमुअल मंत्री के खिलाफ गवाही देते हैं कि पिछले 4 सालों से इस जगह से मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है और इसकी वजह है विधायक मंत्री साहब। इस शहर में सड़क बनाते वक्त बहुत सारे पैसे मंत्री जी ने अपने ही जेब में डाल दिए। सरकार की तरफ से हमें जितना पैसा मिला उतने में ही हमने सड़क बना दी और उसके कुछ ही महीनों बाद सड़क खराब होने की वजह से ये ऐसे गड्ढे बन गए और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है। मंत्री साहब की प्रेशर की वजह से हम जैसे ऑफिसर उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, लेकिन आज एक आम आदमी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है तो हमें भी सच्चाई का साथ देने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर जज साहब सैमुअल से कहते हैं कि आप मंत्री जी के खिलाफ बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इस काम में आप भी बराबर के हकदार है, आपसे भी गलती हुई है, तो इसमें जो कुछ भी सजा मिलेगी उसमें थोड़ी सी सजा आपको भी मिलेगी। तो सैमुअल कहता है कि ठीक है, मैं मंत्री के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों सैमुअल और वकील गंगाधर जी ने विधायक मंत्री के खिलाफ सारे सबूत पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। पिछले 4 सालों में ऑफिस के कागजात में जितने भी फेरबदल हुए थे उनकी सारी कॉपीज कोर्ट में सबमिट की जाती है और यहाँ पर सारे सबूत विधायक मंत्री के खिलाफ पाए जाते हैं। अब उसके बाद जज साहब मंत्री जी से उनकी राय पूछते हैं कि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है। मंत्री केपी प्रेमम कहता है कि सर ये सारी बातें सरासर झूठी है, ये विपक्षी दल की मुझे फंसाने की कोई चाल है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। कुछ मंथ पहले राजीवन मुझसे मुलाकात करने के लिए आया था, तब उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे और अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे झूठे केस में फंसा देगा और मैंने उसे पैसे नहीं दिए इसलिए राजीवन ये सब कुछ कर रहा है। अब जज साहब इन सारी बातों के बारे में और ज्यादा छानबीन करने की मोहलत दे देते हैं और दोस्तों इसी दौरान ये केस 2 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ राजीवन की पत्नी देवी एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और तब तक अब यहाँ पर दूसरे जज भी नियुक्त हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली इस सारे मामले का खुलासा होता है। राजीवन बताता है कि उस रात असल में क्या हुआ था। दोस्तों एक आदमी रिक्शा से जा रहा था और गड्ढा होने की वजह से वो उसमें अचानक ही गिर गया। अब खुद भी उस गड्ढे में ना गिरने की वजह से ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया, जिस वजह से उसका ट्रक ऑटो से जाकर टकरा गया। फिर वो ऑटो राजीवन की तरफ गई और राजीवन ने खुद को बचाने के लिए दीवार से जंप लगाकर एमएलए के घर के अंदर कूद गया, जहाँ पर कुत्तों ने उसे पकड़ा और चोरी के इल्जाम में उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ इस तरफ आकाश और विजय ये दोनों बाइक से उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने साइकिल से गिरे हुए उस आदमी की मदद की और उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन 3 दिन के बाद उस आदमी की मौत हो गई। इसी वजह से वो आदमी गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सका। अब दोस्तों यहाँ पर राजीवन कोर्ट में बताता है कि 1 महीने पहले यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरे गड्ढे की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से कुछ भी भुगतान नहीं मिला। कितने ही परिवार लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया। इसी तरह से हमारे सिटी में सड़क अच्छी न होने की वजह से हर साल 4000 लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब उसके बाद दोस्तों राजीवन के ऊपर लगे हुए आरोप झूठे साबित हो जाते हैं और विधायक मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके खिलाफ ठोस सबूत और गवाह मिलने की वजह से विधायक मंत्री साहब ने करप्शन के पैसे खाए हैं, ये बात साबित हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर 2020 साल चल रहा होता है, मतलब कि कोरोना का वक्त। यहाँ पर जज साहब मंत्री जी को सजा सुनाते हैं कि मंत्री जी को 6 साल की जेल होगी और उन्होंने जितने भी पैसे का करप्शन किया है वो सारे पैसे उन्हें सरकार को लौटाने होंगे। राजीवन और उसके परिवार का जितना भी समय बर्बाद हुआ है और जितना भी पैसा खर्चा हुआ है उसके लिए राजीवन को 75,000 रुपए मंत्री जी को देने होंगे और करप्शन करने की वजह से 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इस तरह से दोस्तों राजीवन को और खराब सड़क होने की वजह से जितने भी लोगों की मौत हुई थी उन सभी लोगों को इंसाफ मिल जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।